हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रेस 2.0 में एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था भारत के भूगोल में, जिसका नाम था भारत की जलवायु। और आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आज हम जलवायु को हमें ऋतुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा था कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये हमने कल डिस्कस किया था कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है वह मानसूनी हवाओं से प्रभावित होता है। और भारत में जो हवाएं हैं वो ऋतुओं के अनुसार हमेशा परिवर्तित होती रहती है। भारत में 6 महीने जो हवाएं चलती है वो स्थल से जल की ओर और 6 महीने चलती है जल से स्थल की ओर। इस प्रकार से हवाओं का पूरी तरह से जलवायु के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब उसके बाद में हम आज भारत की जलवायु को ऋतुओं के आधार पर हम पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत में जो ऋतुएं हैं वो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। एक है शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु और तीसरी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतुएं भारत में होती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, तो हम शीत ऋतु का हम काल देखें तो शीत ऋतु है वो जो भारत में होती है मध्य दिसंबर से लेकर और फरवरी के माह तक भारत में शीत ऋतु का काल होता है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु का जो काल है वो भारत में मध्य मार्च से लेकर और मध्य जून तक भारत में ग्रीष्म ऋतु का काल रहता है। और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु है, और जो वर्षा ऋतु है वो भारत में मध्य जून से लेकर और सितंबर के माह तक भारत में वर्षा ऋतु का काल रहता है। इस प्रकार से भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, इनका काल हम देखें तो शीत ऋतु का जो काल होता है भारत में मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी के माह तक, और ग्रीष्म ऋतु भारत में होती है मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक, और वर्षा ऋतु है मध्य जून से लेकर और सितंबर के महीने तक। तो इस प्रकार से हम ऋतुओं के आधार पर हम भारत के जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शीत ऋतु के बारे में। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे शीत ऋतु। इस शीत ऋतु में भारत में किस काल में शीत ऋतु रहती है और शीतकाल के दौरान भारत में क्या स्थिति रहती है, भारत में मानसून की क्या स्थिति रहती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीत ऋतु, देखिए भारत में शीत ऋतु के काल में जो सूर्य है वो दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, इसलिए पूरे उत्तर भारत में शीतकाल प्रारंभ होता है। शीतकाल प्रारंभ हो जाता है और पूरे उत्तर भारत में जो सर्दी का मौसम वो शुरू हो जाता है। और उसी दौरान उत्तर भारत में उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होती है। कौन से मानसून की? उत्तर पूर्वी मानसून की। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि उत्तर पूर्वी मानसून भारत में कौन सी ऋतु में आता है? तो कौन सी ऋतु में आता है? शीत ऋतु में। ठीक है, तो हम आज उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम उत्तर पूर्वी मानसून की बात करते हैं तो यह जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी हम शुरुआत देखें तो यह जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो भारत के पश्चिम में और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक महासागर स्थित है। कौन सा सागर? भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। और उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो यहीं से प्रारंभ होता है। और उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर भूमध्य सागर से प्रारंभ होकर यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करता हुआ यह मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद ये जो मानसूनी हवाएं हैं वह सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा।
पंजाब और हरियाणा, मतलब राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो प्रवेश करती है। और सबसे पहले राजस्थान में ये शीतकाल के दौरान शानदार बरसात करती है। और यह जो वर्षा है शीतकाल के दौरान होने वाली, जो उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली यह जो वर्षा है वो राजस्थान में मावट के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मावट के नाम से जानी जाती है। और यह जो मावट है वो राजस्थान में रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, रबी की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह जो वर्षा है जो शीतकाल के दौरान होती है, राजस्थान में होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इसे उत्तर पूर्वी जो मानसून को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, यह उत्तर पूर्वी मानसून जो राजस्थान में प्रवेश करता है और भूमध्य सागर से उठकर आता है और ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है। और राजस्थान में वह जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण किसके लिए ज़्यादा लाभदायक होती है? रबी की फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। इसे हम क्या स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं राजस्थान में? इसे मावट कहा जाता है। और इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी हम इन पवनों को हमें कहते हैं। अब देखिए, ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में यह बरसात करता है। उसके बाद यह जो मानसूनी हवाएं हैं वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती ये जब पूर्व की ओर जाती है तो इन पवनों में अपनी जो आर्द्रता है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये पवनें आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन पवनों से वर्षा की कमी, इन पवनों की आर्द्रता कम हो जाती है और वर्षा भी इन पवनों से कम होती है। और पूर्वोत्तर राज्यों तक जाते हुए यह पवनें बिल्कुल ही शुष्क हो जाती है और इन पवनों से बिल्कुल भी बरसात नहीं हो पाती है। लेकिन जब ये यहाँ पर अपनी एक पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, लेकिन जब ये पवनें जाकर अराकान योमा पर्वत से टकराती है और यहाँ से इस पर्वत से टकराने के बाद इन पवनों की जो दिशा है वो इस ओर मुड़ जाती है, दक्षिण पूर्व की ओर इन पवनों की जो दिशा है वो मुड़ जाती है। और यहाँ पे रास्ते में, इन पवनों के रास्ते में पड़ती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इन पवनों के बीच रास्ते में बंगाली खाड़ी पड़ती है और बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए ये जो मानसूनी पवनें हैं ये यहाँ से अपनी दोबारा आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में ये पवनें कहाँ पे जाकर टकराती है? भारत के पूर्वी तट के ऊपर जाकर टकराती है। और भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु राज्य में ये पवनें शानदार बरसातें करती है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में, किस राज्य में होती है? तो किस में होती है? तमिलनाडु राज्य में। और किस प्रकार से कि यह जो उत्तर पूर्वी मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून जो पवनें हैं राजस्थान में प्रवेश करती है, पूरे उत्तरी भारत में प्रवेश करने के बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे इनमें आर्द्रता खत्म हो जाती है। और जब भी अराकान योमा पर्वत श्रेणी से टकराती है और इस पर्वत श्रेणी से टकराने के बाद में जब ये वापस लौटती है इस दिशा में तो रास्ते में बंगाली खाड़ी से ये अपनी वापस आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, यहाँ से अपनी भरपूर आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। उसके बाद में यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद में ये पवनें जब भारत के पूर्वी तट से टकराती है, पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है तो यहाँ पर ये शानदार बरसातें करती है। तो इस प्रकार से उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक मात्रा में बरसात हो पाती है। ठीक है, तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में, जो कौन से काल में आता है? शीतकाल में। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीतकाल के दौरान सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, शीतकालीन जो मानसूनी पवनें हैं वो कहाँ से आती है? भूमध्य सागर से आती है। भूमध्य सागर से उठने के बाद भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगली हमारी जो ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। अगली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, हमने देखा था कि शीत ऋतु के दौरान क्या होता है? शीत ऋतु में जो सूर्य है वो दक्षिणायन होता है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य होता है उत्तरायण। सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। और सूर्य उत्तरायण होने के कारण से पूरे उत्तर भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है, और गर्मी के मौसम के शुरू होने के साथ ही यहाँ पर बहुत गर्म और स्थानीय पवनें भी चलना प्रारंभ हो जाती हैं। इन गर्म और स्थानीय पवनों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में इन गर्म और स्थानीय पवनों को राजस्थान में लू कहा जाता है, जो
पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में चलती है। ये लू क्या होती है, गर्मियों के दिनों में धूल भरी और गर्म स्थानीय पवनें चलती है जो जो पश्चिमी राजस्थान में चलती है, इन्हें स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं गर्म और स्थानीय पवनों को उत्तर प्रदेश में आंधियाँ कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आंधियाँ, ठीक है। और पूर्वी भारत में, अब इसके बाद हम देखें कि जो ये उत्तर भारत में चलने वाली जो गर्म और स्थानीय पवनें जब समुद्री तटीय प्रदेशों से जो समुद्री की जो पवनें आती हैं उन पवनों से टकराती है तो एक प्रकार से झंझावात पैदा होता है, एक प्रकार से एक तूफान आता है और उस तूफान को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उस तूफान के बारे में हम देखें तो उस तूफान को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्वेस्टर, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में कालवैसाखी, पश्चिमी बंगाल में कालवैसाखी कहा जाता है, ठीक है। और कर्नाटक में इस झंझावात को कर्नाटक में चेरी ब्लास्मी कहा जाता है, चेरी ब्लास्मी कहते हैं, ठीक है। और दक्षिणी भारत में इसको आम्रवृष्टि कहा जाता है, आम्रवृष्टि, ठीक है। मतलब उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और स्थानीय पवनें, ये गर्म और धूल भरी जो स्थानीय पवनें हैं वो जब समुद्री क्षेत्र से आने वाली आर्द्र पवनों से टकराती है तो एक चक्रवात उत्पन्न होता है और उस चक्रवात को अलग अलग जगह पे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो देखिए उत्तर भारत में मतलब पूर्वी भारत में उसे हम कहते हैं नॉर्वेस्टर। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चक्रवात को मतलब जो आर्द्र पवनें जब गर्म स्थानीय पवनों से टकराती है तो उस चक्रवात उत्पन्न होता है और उस चक्रवात को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, तो पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर। पश्चिमी बंगाल में हम कहते हैं कालवैसाखी, ठीक है। कर्नाटक में हम इसे कहते हैं चेरी ब्लास्मी, कर्नाटक में क्या कहते हैं, चेरी ब्लास्मी। और यह जो झंझावात है, यह जो चक्रवात है, इस चक्रवात से थोड़ी बहुत वर्षा होती है उस क्षेत्र में। और जो वर्षा होती है कर्नाटक में, जो वर्षा होती है इन चक्रवातों से, वो वर्षा कॉफ़ी के लिए बहुत अधिक मात्रा में लाभदायक होती है। कॉफ़ी की फसल के लिए सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में यह जो इस चक्रवात से जो वर्षा होती है वह कॉफ़ी की फसल के लिए बहुत अधिक मात्रा में लाभदायक होती है और उसे हम कर्नाटक में क्या कहते हैं, चेरी ब्लास्मी कहा जाता है। और दक्षिण भारत में हम किसे कहते हैं, आम्रवृष्टि। उस चक्रवात के दौरान दक्षिण भारत में तेज आंधी चलती है और उस दौरान आम की जो फसल है वो पक चुकी होती है और आम की बौछारें लगातार उस मौसम में होती है। तो दक्षिण भारत में उस दौरान उस चक्रवात को क्या कहते हैं, आम्रवृष्टि कहा जाता है, ठीक है। तो ये है अपने ग्रीष्म काल के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं, जो क्रिया होती है उसकी बातें। तो देखिए आज की वीडियो में हमने शीतकाल और ग्रीष्म काल के बारे में हमने पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो वर्षा काल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।